क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hey students, welcome again to the YouTube platform of Chandrayaan। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोल्जी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम, और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया था किस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल्स में DNA प्रेजेंट होता है, प्लस DNA किस तरीके से हमारे लिए हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को फ्रॉम द माता पिता टू द पेरेंट्स टू द हमारे जनरेशन तक इसको पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेल के अदर कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सभी को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे सेल के अंदर एक रहने वाला कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअली। अगर देखा जाए एक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये दो तरीके का होता है विजुअल स्ट्रक्चर में। तो विजुअल स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके का? तो दो तरीके का। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। चलो देखो, ऑन विजुअल ER आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। ठीक है, तो दो तरीके का क्या क्या? सबसे पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं SER। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे स्मूथ क्यों कहते हैं? जब हम कोई भी सरफेस को स्मूथ कहते हैं, मतलब उसमें क्या है, वो सरफेस में किसी भी तरीके का कोई ग्रैन्युल्स नहीं है, कोई भी उबड़ खाबड़ चीज़ नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग रफ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो रफ़, उसके स्ट्रक्चर को देखने से जैसा लगता है कि रफ़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो देखो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, इसमें मेनली अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें क्या कहा जाता है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। याद करो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अगर राइबोसोम्स अगर उसमें अटैच्ड है तो वो किसका सिंथेसिस करेगा? राइबोसोम अगर अटैच्ड रहेगा तो वो सिंथेसिस करने में मदद करेगा प्रोटीन का। ठीक है, अगर जहाँ पे राइबोसोम लगा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में सिर्फ खुले पड़े होते हैं, वो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सटे हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। वो दोनों ही रूप में रह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच रह सकता है, प्लस वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है। लेकिन वो कहाँ से सिंथेसाइज होंगे? वो सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलस से, फिर न्यूक्लियोलस से ट्रांसफ़र कर देते हैं बाहर, और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या तो अटैच हो जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं रहता है। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं रहते हैं, इसीलिए इसके मुताबिक क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस ना हो करके यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होगा। किस चीज़ का सिंथेसिस होगा? लिपिड का सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, अगर लिपिड का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड होगा। ठीक है, सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये बहुत सारे शीट्स का बने हुए हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो यहाँ पे शीट्स दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके का शीट्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो शीट्स होते हैं, दीज आर बाउंड ऑफ ट्यूब एंड शीट्स। ठीक है, ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, और ये सपोर्ट करता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म को। जैसे हमारे घर पे क्या होता है, पिलर्स होते हैं ना,
उसी तरीके से सेल के अंदर रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस से अटैच होकर पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन भी बोला जाता है, किसका, सेल का। क्लियर है। दूसरा ये बोला जा रहा है ये नेटवर्क होता है लार्ज इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया ना, जिस तरीके से हमारी छत और ज़मीन को जोड़ने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे पिलर्स होते हैं। अगर पिलर्स हम लोग घर पे ना बने तो कौन सा छत और कौन सा ज़मीन, समझ ही नहीं आएगा। उसी तरीके से सेल के सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अलग करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी एक पिलर मौजूद है। उस पिलर का नाम क्या है, उस पिलर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते कितने तरीके के, विजुअली स्ट्रक्चर में देखा जाए तो दो तरीके के, एक होते स्मूथ, एक होता है रफ वाले। स्मूथ के ऊपर कोई राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं, तो अटैचमेंट नहीं तो ये कोई सिंथेसिस नहीं करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल करेगा, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। और रफ वाला क्या करेगा, रफ वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरली हम अपने स्ट्रक्चर में देखा जाए तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग का नॉर्मल सेल होता है ना, ये नॉर्मल सेल ड्रॉ किए। अब ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन से क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। और इसी में कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि कोई राइबोसोम में अटैचमेंट होगा, किसी में राइबोसोम अटैच नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है कि ये एक स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। क्लियर है बच्चों इतना। अब देखो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे मेनली दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब क्या होता है, यहाँ पे तो राइबोसोम अटैच है, तो हम कौन सा यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच है, ठीक है। अब ये राइबोसोम क्या है, जगह जगह पर राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे होता है एमिनो एसिड्स। देखो एमिनो एसिड्स अब आया कहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है, उसको क्या करता है, हमारा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। ये सभी एंजाइम्स मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन को एकदम छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड्स राइबोसोम्स में जाते हैं और राइबोसोम्स में क्या बन जाते हैं, अटैच होके एक सिंगल सर्कुलर में बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हुआ। छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं एक साथ जुड़ के क्या बन जा रहे हैं, प्रोटीन बन जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं राइबोसोम जो है ये फैक्ट्री होती है किसकी, प्रोटीन की। देखो ये फैक्ट्री तो है जहाँ से क्या बन रहा है, देखो ये फैक्ट्री धुआं निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से बन जा रहा है धुआं। ये मजाक था, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, हम लोग राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने सिस्टम में आगे बढ़ते हैं कि इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला चीज़ देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करेगा किसका, सिंथेसिस प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा रफ वाला। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करेगा लिपिड का, ठीक है। लिपिड बोल लो, कोलेस्ट्रॉल बोल लो, क्योंकि लिपिड से ही जुड़ के कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इन द लीवर सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी स्मूथ वाला क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। क्या करता है, हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। ड्रग्स और स्टेरॉइड्स को कहाँ के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटाएंगे, लीवर सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटाएंगे। ये हमारी एनसीईआरटी बहुत साफ तरीके से हर एक लाइन में कहती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैरा में, ठीक है।
दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, सिंथेसिस जिसका कर रहा है उसी का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो सिंथेसिस कर रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन का, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड प्रोटीन टू एडजेसेंट सेल। अगर मान लो कि दूसरे के घर पे, मान लो कि नेबरहुड में चीनी वीनी ख़त्म हो जाता है तो कभी कभी होता है ना, आ जाते हैं लेने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये तो समझो कि क्या होता है, उसी तरीके से लेन देन इसमें भी चलता है। सामने वाले सेल को क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का ज़रूरत पड़ गया, कहाँ से लेगा भाई, तो वहाँ का सामने वाला जो सेल होता है ना वो उसको बोलता है कि ले लो मेरे पास ज़्यादा है। तो यहाँ क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज कर रहा होगा तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रास्ते क्या करेगा, उसको नया सेल के पास भेज देगा, ठीक है, जो एडजेसेंट सेल होगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, यहाँ मेम्ब्रेन का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब हम लोग को पता है किसी चीज़ का बनना, ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, टू सिंथेसाइज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से मदद करता है। तो देखो हम लोग ने अपनी क्लास में पढ़ चुके थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना है। तो यहाँ पे तो लिपिड और प्रोटीन इतना बड़ा बड़ा अमाउंट में बनी गया है, तो अब क्या करता है, इसके पास अगर ज़्यादा होगा, मान लो कि सेल को कभी डैमेज हो गया है, सेल को क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो तभी यहाँ पे क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक कर देता है, ठीक है। तो लिपिड एंड प्रोटीन synthesized by the endoplasmic reticulum helps in the formation of what? Formation of plasma membrane, जिसको हम PM बोलते हैं। PM मतलब प्रधानमंत्री या वो कुछ और मत समझ लेना, ये PM है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या करता है, सपोर्ट देता है। देखो हम तुम लोगों को बता चुके हैं पिलर की तरह सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज एन एंडोस्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। सेल की एंडोस्केलेटन सिस्टम की तरह ये एक एक्ट करता है। इतना क्लियर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस से सटा हुआ रहेगा और सेल मेम्ब्रेन से तक सटा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होगा, एंडोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है सेल को। और जो लीवर सेल का जो SER होता है, इस चीज़ में एकदम फोकस करना कि लीवर सेल का जो SER होता है ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग अपने आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो आ चुके हैं, कौन है, ये है गोल्जी, ठीक है। गोल्जी किसी का नाम है क्या? हाँ भाई, गोल्जी किसी का नाम ही था। वो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी गोल्जी एपरेटस की। अब गोल्जी एपरेटस बोल लो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल लो, गोल्जी बॉडी बोल लो, तीनों का तीनों ही मतलब एक ही है, ठीक है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस है, इसको फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक सिस्टम की तरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह क्या होता है, यहाँ पे भी स्टैक्स होता है। स्टैक्स मतलब क्या होता है? देखो हम लोग किताबों का थक्का बनाते हैं, ऐसे ऐसे किताबें रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम शीट्स का, मेम्ब्रेनियस शीट का एक मेम्ब्रेनियस शीट का मतलब थक्का बना, स्टैक्स बना हुआ रहता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखने को मिलता है और गोल्जी एपरेटस में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो कैसा है, यहाँ पे देखो एक शीट, दो शीट, तीन शीट, चार शीट, इस तरीके से शीट्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये शीट्स क्या करते हैं? देखो ये शीट्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स, ठीक है। जो
एक जो होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या करता है, पैकेजिंग करने में मदद करता है और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, पर कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि मॉडिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। व्हाट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, जैसे मान लो कि क्या होता है कि एक फैक्ट्री है, उन्होंने बना दिया, अपना प्रोडक्शन कर दिया, अब वो प्रोडक्शन अब हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अगर हम उसको ठीक से पैकेजिंग ना करें, जैसे मान लो कि कोई मिट्टी का बर्तन है या फिर कांच का बर्तन है, टूटने का डर रहेगा, तो उसको पैकेजिंग अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पैकेजिंग के लिए क्या होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो पैकेजिंग करने का काम कौन कर रहा है, ये गोल्जी एपरेटस कर रहा है, ठीक है। हम अभी दिखाएंगे। गोल्जी एपरेटस को मेनली या पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है सेल का। क्यों बोला जाता है, एक चीज़ को दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करने में भी कौन मदद कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है गोल्जी। समझ में आया यहाँ पे, इसीलिए मॉडिफिकेशन प्लस स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन में मदद मेनली कौन करता है, तो गोल्जी एपरेटस ही करता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, इस गोल्जी भाई साहब को देख लो थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेनली जो है हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को दिखाएं। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है इसमें अंदर घुसता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, लिपिड भी बना दिया। अब ये प्रोटीन कहाँ चला जा रहा है, ये प्रोटीन अंदर चल जा रहा है किसके, गोल्जी एपरेटस के। अब ये गोल्जी एपरेटस के अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। देखो यहाँ पैकेजिंग हो रहा है, देखो मॉडिफिकेशन प्लस पैकेजिंग कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। अब पैकेजिंग हुआ, इसको ले जाने के लिए यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एक बैग है, ठीक है। तो ये जो बैग है ना, यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो देखो मॉडिफिकेशन हुआ, पैकेजिंग हुआ, स्टोर हुआ, और स्टोरेज के बाद क्या करेगा, स्टोरेज के बाद ये उसको दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो कितने जगह में मदद कर दिया है ना, बेचारा गोल्जी कितना काम करता है हमारा गोल्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका बात करते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज़, ये ट्रांसपोर्टेशन तो ऐसे तो कार्टून कैरेक्टर में ये दिखा दिया कि बॉक्सेस के रूप में करता है, पर हमारे बॉडी के अंदर ये बॉक्सेस के रूप में नहीं करता, ये छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में करता है। अब ये वेसिकल्स क्या होता है, सर्कुलर बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, क्लास 8 में आप लोगों ने लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रहता है, ये एंजाइम्स कहाँ से भरता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरता है, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन कौन करता है, इसको करता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो हमारे लाइन पे यहीं पे लिखा हुआ है कि गोल्जी जो होता है ये सिंथेसिस करता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, रिपेयर करने का काम भी करेगा और उसको सिंथेसाइज करने का भी काम करेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व्स इन रिपेयर, देखो क्या बोला गया है, रिपेयर प्लस सिंथेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में मदद करेगा। दूसरा यहाँ मेन चीज़ है, देखो लाइजोसोम के फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा है, गोल्जी एपरेटस कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बोला जाए कि जितने भी तरह के सब्सटेंस होता है जो सक्रीट किए जाते हैं सेल से या एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं सेल से, ये कहाँ पे पैकेजिंग होता है, वेसिकल्स में। किसके द्वारा, गोल्जी के द्वारा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज़ चाहे वो सेल से बाहर जाना हो, ठीक है, तो पैकेजिंग कौन करेगा, गोल्जी करेगा। सक्रीट कौन करेगा, गोल्जी ही करेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी चीज़ स्टोरेज करना हो, चाहे मॉडिफिकेशन करना हो या पैकेजिंग करना हो, किसका, वेरियस बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। अब ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस क्या है, ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस शुगर हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। इन सभी को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन मॉडिफिकेशन करेगा, इस सब का मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करने का काम कौन करेगा, गोल्जी ही करेगा। ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन करने में कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन करने में मेनली जो काम होता है वो गोल्जी। ऐसा है, बात नहीं है कि ER नहीं करता, ER भी करता है, पर अगर मान लो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो कहाँ चल जाएगा, वो गोल्जी के पास जाए, बोले भाई मुझे पैक कर दो,
और जाना है इसको इधर, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्लास में इसका एनिमेटेड वीडियो से हम आपको बताएंगे कि लाइजोसोम आपको पढ़ना है, तो लाइजोसोम में भी पढ़ना है तो ER से कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, गोल्जी में किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, लाइजोसोम बनता है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से समझ लो, गोल्जी को भी अच्छे से समझ लो। कौन इसको डिस्कवरी किए थे, गोल्जी को कैमिलियो गोल्जी ने किया था। क्या होता है इसका फंक्शन, अच्छे से समझ लो, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग लाइजोसोम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।